IAS. You are watching Environment Series. ये है हमारा lecture number 6, which is going to be on biodiversity conservation. Last lecture में हमने पढ़ा था biodiversity के बारे में and a lot of definitions related to it. For example, species evenness क्या होता है, alpha, beta, gamma diversity क्या होता है. So if you haven't seen that lecture, please go and watch that lecture first, and you will notice that some of our lectures are available on YouTube and some of them are available only for our registered students and they can access it on our website. Okay, so let's move forward with today's lecture. आज देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है. उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है that what is biodiversity loss. So biodiversity loss means that जो हमारी अर्थ में इतनी ज्यादा स्पीशीज है, वेरिएशन है, उसमें से किसी स्पीशीज को लूज कर देना इज बायोडाइवर्सिटी लॉस. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी लूज अ स्पीशीज. तो आपने देखा होगा IUCN स्टेटस हम रटते रहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का. तो लॉस ऑफ स्पीशीज में हम देखते हैं कि जो स्केल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट लीस्ट कंसर्न है दैट organism is readily available in its habitat and around the world, but it ends with critically endangered. जिसका मतलब होता है critically endangered मतलब कि बहुत ही क्लोज है ये स्पीशीज एक्सटेंशन के. तो जो हमारा लीस्ट कंसर्न से लेके स्केल जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड तक, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ स्पीशीज. जहाँ पे हम देखते हैं कि suppose for example cheetah was present in India before, but because of a lot of human interference and lot of other habitat loss, we lost all the cheetah species in India, but cheetah is still present in other parts of the world. Okay, for example in some African countries we still find cheetah. तो we have cheetah extinct नहीं हुआ है. cheetah का क्या हुआ है, loss of species from Indian subcontinent. So we know that loss of species होता है जब एक एरिया से वो species गायब हो जाए, एंड एक्सटेंशन इज कि वर्ल्ड से ही वो स्पीशीज गायब हो जाए. नाउ देयर इज नो वे यू कैन रिकवर दिस स्पीशीज. देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर दिस स्पीशीज इज अवेलेबल नाउ. जब ऐसी कंडीशन हो जाए देन वी कॉल दैट स्पीशीज एज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज. तो एक्सटेंशन क्या होता है, जब वो टर्मिनेट हो जाए स्पीशीज फ्रॉम द अर्थ एंड देयर इज नो वेयर यू कैन फाइंड दिस स्पीशीज. एंड एक्सटेंशन कब होता है, जब रेट ऑफ स्पीसिएशन is less than reproduction plus background rate of extinction. तो इसको समझेंगे कि speciation का मतलब होता है कि एक species जो है evolve होके एक new species बनाती है. When the earth was formed, it started from a unicellular organism. अब वो unicellular organism evolve होके इतनी सारी species बन चुके हैं अब. तो ये जो बहुत सारी species बनते हैं, एक से दूसरी species में evolution होता है, that is because of evolution and that is what we call speciation. अब अगर रेट ऑफ स्पीसिएशन मतलब नई नई स्पीशीज बनने का जो रेट है वो अगर कम है, रिप्रोडक्शन रेट प्लस बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब ह्यूमंस के आने से पहले जो एक्सटेंशन रेट था अर्थ का, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटेंशन. इन दोनों के एडिशन से अगर स्पीशिएशन यानी कि नई स्पीसीज बनाने का जो रेट है वो कम है तो फिर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा. स्पीसिएशन क्या होता है, इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस. एवोल्यूशन होता है एंड एक जो पॉपुलेशन है वो इवॉल्व हो जाती है एक नई स्पीशीज में और इसी को हम बोलते हैं स्पीसिएशन. करंट रेट ऑफ एक्सटेंशन क्या है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट इज 100 to 1000 टाइम्स हायर देन जो ह्यूमंस के आने से पहले एक्सटेंशन रेट था, उससे अभी जो रेट है दैट इज अराउंड 100 to 1000 टाइम्स ग्रेटर. तो अभी जो एक्सटेंशन हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं. There has been 6 major mass extensions and you don't need to remember each of these extensions. जो आपको याद करना है वो है अभी जो फाइनली चल रहा है at present time. Okay, so let's move forward and see Holocene extension. तो Holocene extension कौन सा है, Holocene epoch is the current epoch in which we are all living, in which human beings came and we are at present in this epoch itself. So हम देखते हैं कि the 6th मास एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन ऑल्सो. क्यों, whenever there is this word anthropos that means humans. Okay, so anthropocene इसलिए बोला जाता है because humans came in this epoch and that is why it is called anthropocene. And this is the ongoing extension. अभी जो species का extension चल रहा है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि 100 to 1000 टाइम्स ग्रेटर है पहले के टाइम से,
तो ये वही ऑनगोइंग एक्सटेंशन पीरियड चल रहा है एट प्रेजेंट, एंड दिस इपॉक का जो एक्सटेंशन है इज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी जो एक्टिविटीज है, एक्सेसिव ग्रीड की वजह से जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, उसी को हम सिक्स्थ मास एक्सटेंशन बोलते हैं, जिसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। The Holocene extinction includes disappearance of large land animals or megafauna. So we have noticed in the last few decades we have lost lot of large animals that used to be in the terrestrial areas. So that is why the sixth mass extinction hai, that is caused by humans, and that's why it's called Anthropocene extinction, and it is almost 1,000 times greater than the previous extinction. And this has started from the end of the last ice age. Okay, let's move forward and we'll see that what is the impact of biodiversity loss. Now we have understood कि biodiversity क्या होता है, उसका loss क्या होता है, but biodiversity loss होने से क्या impact होता है. So first of all, what happens is that there is a destabilizing effect on the food web and food chain. So we'll take a simple example of a simple food chain जहाँ पे grass है, grass is eaten by an insect, grasshopper. Suppose this grasshopper is eaten by a frog and this frog is eaten by a vulture. Suppose there is a vulture over here. Okay. So if this grasshopper is not there, किसी वजह से अगर हमने इस grasshopper species को lose कर दिया, so what will happen? Who will feed on this grass? There will be no predator for the grass. So this grass will overgrow. What is the frog going to have? The frog is not going to have any prey to feed on. So frog species will also go extinct. And if frogs go extinct, then vultures also will not have anything to eat and they will also go extinct. And that is why हम बोलते हैं कि कोई भी अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है किसी भी स्पीशीज का, छोटी से छोटी स्पीशीज का भी, then what happens is कि destabilize हो जाता है पूरा ही फूड चेन एंड पूरा फूड वेब का जो भी हमारा कनेक्शन है इकोसिस्टम में. So that is why each species is important. You can take another example of phytoplanktons जो कि unicellular organisms होते हैं in the aquatic ecosystem. Phytoplanktons को कौन खाता है? Zooplanktons. So phytoplanktons, then zooplanktons, and then these zooplanktons are eaten by smaller fishes which are eaten by larger fishes. So if phytoplanktons go extinct, then the whole aquatic ecosystem is going to suffer and will not be able to survive for a long time. That's why we say that biodiversity loss का पहला impact होता है कि सारे organisms ecosystem के जो भी हैं सब impact होते हैं. Then there is reduction even in one species entirely पूरे ही chain को adversely affect करता है. Then next is that there is reduced ecosystem services. So what is ecosystem services? So we have four types of ecosystem services. We can start from provisioning services. Provisioning मतलब जो हमें provide करते हैं कुछ resources जैसे कि food, water, wood, fuel, ये सारी चीजें ecosystem हमें forest हमें provide करती है and that is why these are providing services. नेक्स्ट है सपोर्टिंग सर्विसेज. सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सी होती है? जिसमें हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो सपोर्ट कर रहा है हमें. कैसे सपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से. सो वी हैव हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसमें वाटर साइकिल है. देन वी हैव कार्बन साइकिल जिससे जो कार्बन हम लोग रिलीज करते हैं उसको वापस से कन्वर्ट करके ऑक्सीजन की फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया जाता है. नाइट्रोजन साइकिल है जिससे प्लांट्स के रूट्स को नाइट्रोजन मिलता है ताकि वो इजीली फोटोसिंथेसिस कर सके. सो दिस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हमारी हेल्प कौन करता है? तो इकोसिस्टम करता है. देन सॉइल फॉर्मेशन, प्राइमरी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझा था कि क्या होता है प्रोडक्टिविटी. देन हैबिटेट को प्रोविजन करना, हैबिटेट को लिवेबल बनाना. These are supporting services of the ecosystem. Then we have certain regulatory services. तो रेगुलेट कैसे करता है? क्लाइमेट रेगुलेशन. हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पे क्लाइमेट जो है वो कंट्रोल हो सकता है बिकॉज plants they absorb CO2. So that is why climate regulation is a regulatory service of the ecosystem. Then we have flood regulation also. Areas which has higher vegetation, higher amount of trees, वहाँ पे easily जो है flood को regulate किया जा सकता है. Then we have water purification also.
These are regulating services. And finally, we have cultural importance also associated to our ecosystem. जैसे कि spiritual, we have certain sacred groves. Then we have aesthetic value also. Forest areas are very beautiful and important tourist spots. Then educational, because they have a lot of species that can be used for medicine purposes or research purposes. And finally, recreation के लिए भी we can use the ecosystem. So these are certain ecosystem services, and if any of the biodiversity is lost, then these ecosystem services are also lost. And the last impact is that there is a threat to food security, and finally humankind will also face threat if there is loss of biodiversity. So we've understood the impact of biodiversity. See, आज का lecture is very important from your mains perspective also, not just prelims, because environment पे questions come in all the papers now. And at the same time, for essay also it's important that you understand कि biodiversity loss क्यों होता है. जब भी आपसे पूछा जाए that what are anthropogenic causes, so most people what they remember is pollution, air pollution, water pollution, industrial pollution, soil pollution. This is what you remember. But apart from that also, we are affecting the biodiversity in a lot of ways, and those are the ways that we should understand and we should incorporate in our answers also. And prelims में भी काफी in-depth questions आते हैं. They are not going to ask you direct questions, so you need to understand the concept in depth, and that is what we are trying to do in this series. Okay, let's move forward and see the next slide. So now we will understand the causes of biodiversity loss. पहले हम कुछ नेचुरल कॉजेज देखते हैं जो कि नेचर में ऑलरेडी चल रही हैं प्रोसेसेस जिसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है. So the first point is low primary production. So we have understood the concept of productivity जिसमें हमने gross productivity, net productivity पढ़ा था. अगर किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ही कम है तो वो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन नहीं कर सकती है. We had seen that there was a direct relationship between productivity and biodiversity. Okay, the next is that if there is catastrophic events which are not human controlled, which are natural events, for example we have earthquakes, tsunamis, landslides, volcanic eruption, ऐसे जो catastrophic events होते हैं उसमें काफी ज्यादा loss होता है animal life का, biodiversity का. Next natural causes extreme weather events. So all of these extreme weather events which are not connected to climate change, जो कि natural causes की वजह से हो रहा है, जैसे कि thunderstorm है, tropical storms है, hurricanes, cyclones, hailstorm, dust storm, ये सारे जो events है, weather events जो कि naturally occurring हैं, those also lead to a loss of biodiversity. Then we have climate change which is not induced by humans. We have climate change induced by nature also. There was global warming even before humans were here, but उसका rate काफी ज्यादा कम था. Humans की वजह से जो rate है इन सब का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है. Global warming का, ocean acidification का, changes in atmospheric CO2 का, इन सब का change हुआ है. Then we have rivalry among species. We've already studied Darwin के जो evolution के laws है जिसमें हमने पढ़ा था that there is competition between two species, and जो species सबसे ज्यादा fit होगी which will evolve, that species will survive. That was the concept of survival of the fittest. तो यही होता है अगर दो species compete करेंगे एक दूसरे से तो वही एक species survive कर पाएगी जो जल्दी से evolve हो जाए, and one of the species will go extinct. So this is the concept of rivalry among species, and this is also a natural cause. And finally, some diseases, pathogens and microbes can attack organisms and our biodiversity, because of which we can lose a lot of our biodiversity. So these are some of the natural causes, but natural causes की वजह से जो biodiversity loss होता है, that is nothing compared to the loss of biodiversity because of anthropogenic causes. Anthropogenic causes कौन से होते हैं? Which are human beings की वजह से जो causes हुए हैं. So let's move forward and see some anthropogenic causes. So इनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहला पार्ट है इकोसिस्टम मॉडिफिकेशन की वजह से जो लॉस हो रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी का. इकोसिस्टम मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? इकोसिस्टम क्या था? So there was the interaction between organisms and their environment के साथ जो इकोसिस्टम
जो रिलेशनशिप है उसको हमने बोला था इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम है उसको अगर हम मॉडिफाई करें अपने एडवांटेज के लिए, फॉर एग्जांपल हमें एक हॉस्पिटल खोलना है तो हमने वहाँ के सारे फॉरेस्ट एरिया को अगर डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो दैट इज अ वे इन विच यू आर मॉडिफाइंग द इकोसिस्टम। तो जब आप ऐसा करते हैं रेसिडेंशियल एरिया के लिए आप फॉरेस्ट एरिया को अगर कटवाते हैं तो वहां के रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है दैट वी आर गोइंग टू लूज। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ecosystem modification. Let's see a few examples. So सबसे पहले है that simplification of ecosystem. कैसे करते हैं हम simplification? Human settlement के लिए या commercial purposes के लिए या industrial area के लिए हम काफी ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा लॉस में जाता है एंड काफी सारी जो वहाँ की डाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाती है। Next is we also modify the ecosystem for recreational activities. You must have seen golf courses. They are huge areas in which you will see only grass. So they have felled a lot of trees and you won't see much wildlife also there. So for recreational activities also we change the ecosystem. Then sometimes because of human induced activities we also see fire. Forest fires caused by humans. For example, we go for camping and there are careless activities performed by humans because of which forest areas come under fire. Then we have land reclamation which we do. जो भी forest areas है उनको हम reclaim करते हैं for agricultural purposes or for industrial or human settlement purposes. That is called land reclamation. Another way is wetland filling. So जो wetlands होते हैं वहाँ पे you cannot construct anything because the land is not suitable. So what you do, wetland filling में आप यहाँ पे sand से भर देते हो इसको and wetland को destroy कर देते हो and then यहाँ पे आप construction activity करते हो। इससे क्या होता है, जो natural course था rivers का, river water का, that is blocked now. It won't be able to move and when rivers are overflowing it will also cause floods. So Chennai floods in 2016 which was very devastating was because of wetland filling. And even now if you go through the newspaper you will see that Chennai में अभी भी wetland filling चल रहा है. So this is what is wetland filling. Then we have dam construction, surface water diversion and ground water pumping. इन सब activities की वजह से काफी ज्यादा stress पड़ता है land पे which also causes loss of biodiversity. For example, if you are constructing a dam, what we are doing is we are stopping the water of the river at a point and then उसको height से हम गिरा देते हैं for electricity generation. So in this water body there are a lot of organisms who are living and they will not get fresh water because now this water is stagnated. Also when there is a lot of silt coming in, this also becomes very turbulent and these animals will not be able to get enough sunlight or enough resources, and that is why this causes a loss of biodiversity. And finally we have wars, civil unrest and military exercises जिसमें again we do not take care of the biodiversity and this leads to a lot of species extinction. So these are some of the ecosystem modification because of which biodiversity is suffering. Let's move forward and see more anthropogenic causes. So next we have habitat destruction. तो आपने काफी सारी species में जो हम पढ़ते हैं critically endangered है या फिर जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, वो सारी जो species हैं उनका मेन कॉज जो है इतना endangered होने का that is habitat destruction. वो जिन एरियाज में सर्वाइव करते हैं, जो एरियाज उनके नीश हैं वो जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. So where are they going to live? Their homes have been destroyed. So habitat destruction is one of the major anthropogenic cause. So we can see that habitat destruction has played a key role in extinction and especially in tropical forest क्योंकि tropical forest काफी ज़्यादा areas में थे and these forests have a lot of value for us. हमने अभी already provisioning में पढ़ा था कि कैसे ये हमें wood fuel देते हैं and because of that काफी ज़्यादा इनका over exploitation हुआ है and the habitat has been lost. And tropical rainforest हमने कल की क्लास में पढ़ा था that has a lot of biodiversity. जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही होती है और फॉरेस्ट में ही होती है. तो जैसे आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर कुछ भी हार्म करेंगे तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहीं पे लॉस होती है. क्यों होता है हैबिटेट लॉस? बिकॉज वी आर in our greed, we are over consumption we are doing and because of that we are felling a lot of trees, we are not managing the land properly
देन वी हैव ओवर पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। लैंड यूज चेंज हम लास्ट स्लाइड में ही पढ़ चुके हैं कि कैसे हम हैबिटेट जो है उनका डिस्ट्रॉय करके अपनी फायदे के लिए हम उसका लैंड यूज चेंज कर रहे हैं। लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग, पोल्यूशन इज देयर, दिस इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ऑफ दिस लीड्स टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देन देयर इज को एक्सटेंशन। तो हमने पढ़ा था कि कैसे फूड वेब और जो फूड चेन है उसको एक स्पीशीज के लॉस से भी पूरा फूड चेन जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो को एक्सटेंशन इज अ कॉन्सेप्ट इन दैट ओनली, अगर एक स्पीशीज है जो दूसरी स्पीशीज पे डिपेंडेंट है, अगर ये एक्सटेंड हो जाएगी तो दिस स्पीशीज विल गेट एक्सटेंड एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड को एक्सटेंशन। सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने पे अगर एक स्पीशीज इज एंडिंग, then the next species will also get extinct. Next we have biological resource usages. तो हम जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है उसका यूज कर रहे हैं फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस और फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड फॉर दैट वी आर हंटिंग देम एंड पोचिंग देम। सो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिसोर्स यूसेज कर रहे हैं हम उसका। हंटिंग एंड पोचिंग, प्रोसिक्यूशन, फॉर एग्जांपल प्रीडेटर कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। एंड देन वी हैव प्लांट डिस्ट्रक्शन, फिशिंग, एक्सेसिव फिशिंग हो रही है काफी ज्यादा एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फिशेस का डाइवर्सिटी एंड all the species that are dependent on these fishes are also getting extinct. Then we have certain invasive species. हम अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज जिसका हमें रिजल्ट ज्यादा मिले उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारी इकोसिस्टम में विदाउट थिंकिंग कि इसका अगर प्रे नहीं है तो ये इन्वेसिव स्पीशीज हमारे करंट स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हम इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं एंड फॉरेन एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज दैट आवर प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटेंड क्योंकि इस इन्वेसिव स्पीशीज का जो है प्रे इज नॉट अवेलेबल। देन वी इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल। So we introduce genetic material to have a more advanced variety of seeds or of plants so that they are pest resistant या उनका productivity increase हो, but this also leads to a lot of modification in their life system and this leads to certain disadvantages also. For example, pesticide resistant crops हम बना रहे हैं, genetically modified insects are also made so that they can be controlled in the way we want them to. They can eat those species that we want them to eat. So this is in some ways it is profiting us and the farmers, but at the same time it is also leading to loss of biodiversity. So we have to kind of balance between our profits as well as conserving the environment, और इसी को हम बोलते हैं sustainable development, in which we are balancing both the needs of the present and how to conserve the environment. Okay, let's move forward and see pollution के बारे में थोड़ा, because pollution is the most discussed anthropogenic cause. So pollution कैसे किस टाइप के होते हैं? So we know that there is solid waste. We do not have solid waste management, proper solid waste management, because of which what happens that lot of waste is just getting accumulated and ये सारा waste जो है जा रहा है हमारे streams में, हमारे ground water में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा biodiversity को affect हो रहा है and we have seen that lot of fishes are found with plastic and polythene bags in their stomachs. Lot of animals have died because of this, because we do not have proper solid waste disposal mechanism. Then household sewage discharge is also not done properly. Most of the areas, especially the semi-urban areas, वहाँ पे क्या है कि proper sewage disposal नहीं है, because of which these are causing a lot of diseases also. Next we have industrial effluents, जिनको treatment करके इनको proper discharge करने के काफी ज़्यादा rules बने हुए हैं, but for profit purposes, industrial effluents are without treating them, they are discharged into our water bodies and this is leading to death of lot of species. We have seen in Bangalore last year there were a lot of news how lakes are burning. There is fumes all over the lakes in Bangalore and it is because of this industrial effluents only. This leads to toxic chemicals जो हैं वो release हो जाते हैं and this is going to destroy the aquatic ecosystem in the water. And there is illegal dumping, because by law you cannot dump fresh effluents, you have to first process it and make it so that it is not toxic.
Then arsenic from gold mining is also very toxic, and this is also directly they are thrown into our water bodies. Then agriculture में we are using a lot of pesticides and fertilizers, and ये सारा जो भी है रेन वाटर के साथ मिक्स होके या इरिगेशन वाटर के साथ मिक्स होके हमारे वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर में जाता है. And this runoff leads to soil erosion also, leads to decrease in fertility also, land degradation, desertification also, and at the same time it affects our aquatic ecosystem also. And there are a lot of airborne pollutants also because of vehicles and because of industries, and this leads to acid rain and photochemical smog, which affects human life also and which affects other biodiversity also. Then we have excess energy, and for this energy utilization we are exploiting our natural resources. इससे काफी ज्यादा noise pollution भी होता है. There is sonar from submarines which affect the aquatic ecosystem, and heated water से हम thermal pollution कर रहे हैं जो कि हम बिना treatment के water में introduce कर देते हैं, and change in temperature in water leads to loss of biodiversity in the aquatic ecosystem. So these are certain pollution related anthropogenic causes. We will discuss all of these in details in our coming lectures. Okay. अब हमने पढ़ लिया कि लॉस होता है डाइवर्सिटी का. नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज दैट हाउ डू वी कंजर्व दिस. सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक साइंस है जिसमें हम ट्राई करते हैं कि जो हम लॉस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का उसको हम कैसे बचा सकते हैं. What are the ways in which we can conserve them, preserve them? Okay, so it is a science of managing the biodiversity, and it has the aim of protecting species, ताकि जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं स्पीशीज को जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो एक्सटेंड ना हो और उनको हम हैबिटेट प्रोवाइड करें ताकि उनका रेट ऑफ एक्सटेंशन कम हो जाए. एंड कंजर्वेशन एथिक्स जो है वो एडवोकेट करता है कि आप कोई भी एरिया अगर अपने लैंड यूज यूटिलाइजेशन के लिए ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस हो, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो, एंड सारी जो स्पीशीज है वो सस्टेन कर पाए हम इन देयर ओन इकोसिस्टम. विद मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो हम यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट यूज करती है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. तो कौन से वो स्ट्रेटजीज हैं हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं. एक्स सीटो होते हैं कुछ एंड कुछ होते हैं इन सीटो. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड both of these and we'll try to compare both. So what is ex situ conservation? Ex situ conservation means that आप outside, ex means outside. हमने ये पैरासिटिज्म में भी पढ़ा था. देयर वर एंडोपैरासाइट्स एंड देयर वर एक्सोपैरासाइट्स. ओके, जब भी एक्स टर्म आएगा दैट मींस आउटसाइड. तो ये कंजर्वेशन हम करते हैं आउटसाइड देयर हैबिटेट और इकोसिस्टम. अगर एक स्पीशीज है उसको हम उसके हैबिटेट से हटा के कहीं और उसको कंजर्व कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्स सीटो कंजर्वेशन. इन सीटो कंजर्वेशन मींस ऑन साइट कंजर्वेशन. तो जो उस स्पीशीज का अपना हैबिटेट है, अपना नीश है. Niche we have already discussed in the first class. I hope you remember what niche is, क्योंकि उस पे क्वेश्चन भी आ रखा है. If you remember, please comment what is a niche. Okay, in situ conservation क्या होता है, ऑन साइट पे ही आप उसके नेचुरल हैबिटेट पे कंजर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट एक्स सीटो में क्या होता है, आप आर्टिफिशियल कंडीशंस लाते हैं क्योंकि आपने हैबिटेट से उसको बाहर निकाल दिया है. तो आप ऐसे कंडीशंस बनाएंगे आर्टिफिशियली ताकि उस ऑर्गेनिज्म को लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही है. ऑलमोस्ट नेचुरल हैबिटेट को हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं बाहर के एरियाज में. बट क्योंकि इन सीटों में हम उसी के हैबिटेट में कर रहे हैं तो हमें कोई आर्टिफिशियल कंडीशंस बनाने की जरूरत नहीं होती है. एक्स सीटों में जो है रिप्रोडक्टिव सक्सेस काफी हाई रहता है बिकॉज यहाँ पे लैब्स में साइंटिस्ट के अंडर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई साइंटिस्ट नो कि आप किस तरीके से इन एक्टिविटीज को अगर परफॉर्म करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई है. यहाँ पे इनके कोई प्रेडेटर्स नहीं होते, कोई कंपटीशन नहीं होता. नेचर के थ्रू कोई भी इनको डिजीजेस या एनी सॉर्ट ऑफ हार्डशिप्स आर नॉट देयर, एंड दैट इज व्हाई इनका सक्सेस रेट बहुत हाई है. बट जो अपने ही हैबिटेट में है उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, नेचुरल सिलेक्शन फेस करना पड़ता है. दैट इज व्हाई यहाँ पे जो है एवोल्यूशन होता है, एडेप्शन होता है. reproductive success probability high नहीं होती है but they reproduce at the same time, they evolve also and they adapt also to the environment, and this is what will lead to speciation. Then we have examples. So ex situ के examples है zoo, aquarium and seed banks, and in situ के examples है हमारे national parks, biosphere reserves, national parks, some other parks and wildlife sanctuaries.
So these are examples of in situ conservation. हम देखते हैं कुछ ex situ conservation. So we have सबसे पहले जीन बैंक. जीन बैंक नाम से ही समझ आता है, बैंक में क्या करते हैं, हम जमा करते हैं समथिंग, वी प्रिजर्व इट. एंड जीन बैंक है तो हम क्या प्रिजर्व करेंगे, तो वी आर प्रिजर्विंग जीन्स. तो जीन्स क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर. तो हमारा जो सेल है, हर सेल के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं. उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है. डीएनए क्या है, हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. एंड इस डीएनए के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे. तो ये जीन अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लो डीएनए से, तो आप एक पर्टिकुलर फंक्शन करा सकते हैं बाय यूजिंग दिस जीन. तो इसी जीन का यूज करके हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं एंड वी डू लॉट ऑफ GM activities and recombinant DNA technology जो हम यूज करते हैं. that is all the concept of hereditary and genes only. So जीन बैंक में हम इन जीन्स को प्रिजर्व करते हैं. एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करने का क्या तरीका है, तो उनके जो स्पर्म्स होते हैं एंड एग्स होते हैं, आप उनको फ्रीजर्स में रख सकते हैं सो दैट देयर स्पर्म्स एंड एग्स आर कंजर्व. फॉर एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी जो है, आप स्टोरेज कर सकते हैं किसका, कुछ पार्ट्स का ग्राफ्ट करने के लिए, या उनके सीड्स को कंजर्व कर सकते हैं. तो प्लांट्स में ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि आप उनका कोई भी पार्ट अगर कंजर्व करेंगे तो कुछ प्लांट्स को आप उनके पार्ट से ही वापस से ग्रो कर सकते हैं. एंड फ्रीज कर दिया उसको, एंड देन यू कैन प्रोपोगेट इट. दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इन विच यू कट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड देन यू कैन ग्रो इट अगेन. Then this is an example. Svalbard Seed Vault is a global gene bank and this conserves what? Agricultural biodiversity. Now this is important. You might get confused that seed vault hai for what? Okay, so this is for agricultural biodiversity. Then we have International Crops Research Institute in semi-arid tropics. So this is in the tropical region and this has been set up in Hyderabad. Okay, and this is the world's first green gene bank. Why is it called world's first green gene bank? Because ये पूरी तरह से solar power से चल रहा है. So you have to remember that this is in Hyderabad and ये world का first green gene bank है. And finally we have National Wildlife Genetic Resource Bank which is also in Hyderabad and this is India's first gene bank for wildlife conservation. जो ये वाला था seed vault, this was for what? This was for agricultural biodiversity and जो हमारा National Wildlife Genetic Resource Bank है, that is the first for wildlife conservation. That is why you have to read the statements very carefully. और आप जब क्वेश्चंस पे आंसर करते हैं आपको बहुत केयरफुली पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एग्रीकल्चरल कंजर्वेशन लिखा होता तो दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन रॉन्ग. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट जो है वो है हमारा सीड बैंक. सीड बैंक हमें समझ आ रहा है कि सीड्स को हमने प्रिजर्व किया है, तो दिस इज टू स्टोर एंड प्रिजर्व सीड्स का डाइवर्सिटी. जो मिलेनियम सीड बैंक है इन ब्रिटेन, दैट इज द लार्जेस्ट सीड बैंक इन द वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं और एक्स सिटो कंजर्वेशन में थर्ड है री इंट्रोडक्शन. री इंट्रोडक्शन इज कि आप फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब एक स्पीशीज जो वहां से एक्सटिंक्ट हो गई थी उसको आप फिर से इंट्रोड्यूस करोगे अगर, दैट इज कॉल्ड री इंट्रोडक्शन. एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर री इंट्रोड्यूस्ड इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट. फॉर एग्जाम्पल गंगेटिक घड़ियाल जो था उसको रिवर्स ऑफ यूपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में वापस से इंट्रोड्यूस किया गया एंड नाउ दीज स्पीशीज आर थ्राइविंग. So this reintroduction of gharial was successful. Recently, there are talks about reintroduction of cheetah in Nauradehi in MP. So please go through that news also. Then next we have rehabilitation. So what is the difference between reintroduction and rehabilitation? So rehabilitation जो होता है वो एक new location पे होता है, जो उसकी original habitat थी वहीं पे आप अगर वापस से उस species को लाते हैं तो that is reintroduction. But if you are taking a new location, then it is called rehabilitation. So there is a scheme called Integrated Development of Wildlife Habitat, जो कि है centrally sponsored umbrella scheme. इसके अंदर जो है हम rehabilitation करते हैं काफी सारे species का. तो आपने न्यूज में काफी बार पढ़ा होगा कि टाइगर्स या एलिफेंट्स को हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेके जा रहे हैं. So that is rehabilitation. There has been recovery program फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो भी इसी स्कीम के अंडर आता है. जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है NBW, दैट हैज रिसेंटली एडेड 4 न्यू स्पीशीज इन 2018. सो दीज स्पीशीज आर इम्पोर्टेंट. जब भी न्यूज में आएंगे यू शुड कीप अ चेक कि कहाँ इंट्रोड्यूस हुए हैं, वेयर इज दिस वाइल्ड लाइफ पार्क, व्हाट इज देयर IUCN स्टेटस, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो व्हिच आर दीज 4 स्पीशीज? वी हैव नॉर्दर्न रिवर टेरपी, क्लाउडेड लेपर्ड,
Arabian Sea humpback whale and red panda. So these are the 4 species that are newly introduced and इनको हम अब rehabilitate करने की कोशिश करेंगे. Then the next 5th one is zoological park. So what is zoological park? These are the zoos जहाँ पे हम विजिट करते हैं काफी बार रिक्रिएशनल पर्पस के लिए. तो यहाँ पे जो है काफी सारे एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, उनको अपने हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है सो दैट दे कैन सर्वाइव. सो इन अ जू और एनिमल पार्क कैप्टिव ब्रीडिंग होती है एक्सेप्ट and they are kept for exhibition, and humans can go there and see these animals. You must have visited some zoo or the other. Zoos include some safari parks are there are wildlife safaris जहाँ पे आप एक जीप में बैठ के you go into the zoo and you see animals, you notice them in their habitat. So there are theme parks also. Then there are some aquariums also जहाँ पे fishes की aquatic diversity को दिखाया जाता है, and there are certain rescue centers जहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो अपने हैबिटेट में थ्रेटेंड है, जिनका हैबिटेट लॉस हो गया, उनको लाके इन एरियाज में रखा जाता है ताकि इनको हम प्रोटेक्ट कर सके, रेस्क्यू कर सके. एंड दीज हैव गॉट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू कंजर्वेशन नाउ. नेक्स्ट वी हैव कैप्टिव ब्रीडिंग. कैप्टिव ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है कि आप जो ब्रीडिंग है दैट इज रिप्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करे, ताकि ये काफी फ्रेजाइल जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, जो फ्रेजाइल हैबिटेट्स में रह रहे थे, इनको लाके एक दूसरे हैबिटेट में रखा जाता है और इनको ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि उनकी स्पीशीज एक्सटेंट ना हो और वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सके. तो सम सक्सेसफुल कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया आर लायन टेल्ड मकाऊ को हमने किया था कैप्टिव ब्रीडिंग इन तमिलनाडु इन अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, एंड दिस वाज सक्सेसफुल एंड लायन टेल्ड मकाऊ नाउ हैज अ थ्राइविंग पॉपुलेशन इन तमिलनाडु. Then we have Gangetic dolphin को कहाँ पे? विक्रमशिला Gangetic dolphin sanctuary. Where is it? It's in Bihar. यहाँ पे हमने captive breeding की है. Then some vultures. Vulture पे question आ रखा है already, and they had asked why are vultures dying, and it was because of diclofenac. So vultures at Ramnagar vulture sanctuary in Karnataka. तो इंडिया में जो zoos हैं और captive breeding है, this is under whom? So it is under Central Zoo Authority, and it is a statutory body which has been formed under Wildlife Protection Act 1991. It is headed by the Ministry of State for Environment and Forest. So this is not headed by Prime Minister. Okay, you have to remember that it is headed by the Minister of State for Environment and Forest. Next we have cryo preservation. तो जब भी हम cryo बोलते हैं, it means ice, extremely low temperature. तो लो टेम्परेचर में जब हम सीड्स या जीन्स को प्रिजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रेजर्वेशन. तो क्रायो प्रेजर्वेशन इज डन टू प्रिजर्व द लिविंग सेल्स इन द इंटैक्ट फॉर्म, क्योंकि अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे, अगर उसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में नहीं रखेंगे, तो जो सेल वॉल है वो डिग्रेड हो सकती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर सकते हैं. सो दैट इज वाई वेरी लो टेम्परेचर्स विच इज अराउंड -80 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको रखा जाता है. एंड The examples are to preserve gametes in fertile condition. तो fertile condition के gametes क्या होते हैं? Gametes होते हैं जो कि reproduce करते हैं, जिनकी वजह से species जो है वो आगे बढ़ती है. तो ये एक fertile time होता है जिसमें आप इसको reproduction के लिए use कर सकते हैं. अगर वो time निकल गया तो आप उस gamete को फिर reproduction के लिए नहीं use कर सकते हैं. That is why it's important कि हम उसी state में उसको preserve करें, and ऐसी चीजों का फिर हम cryo preservation करते हैं. एंड फाइनली वी हैव बोटेनिकल गार्डन्स, जहाँ पे साइंटिफिक पर्पस के लिए आपको मे बी काफी सारे स्कूल्स में आजकल बोटेनिकल गार्डन्स है, जहाँ पे आप देखोगे कि काफी सारे जो प्लांट स्पीशीज हैं वो लगे होते हैं, उनका नाम लिखा होता है, उनके यूजर्स लिखे होते हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स लिखे होते हैं उनके प्लेट्स पे. सो दोज आर बोटेनिकल गार्डन. साइंटिफिकली प्लांट कलेक्शन होता है ये प्लांट्स का, एंड इनको प्रिजर्व किया जाता है और लेबल लगाए जाते हैं डिस्प्ले में, सो दैट वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज प्लांट्स एंड व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन एंड हाउ वी कैन यूज देम, सो दैट लोगों में भी अवेयरनेस बढ़े अबाउट दीज प्लांट्स. सो दैट इज अ बोटेनिकल गार्डन. Okay, so this is all in ex situ. In the next lecture we will discuss in situ mechanisms, जो कि हमारे biosphere reserves, then we have wildlife sanctuaries, we have sacred groves. ये सारे हम next lecture में cover करेंगे. Thank you.